हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8 करेंगे आज हम अपना। तो चैप्टर नंबर 8 में जितने भी एमसीक्यू हैं वो आज हम विद कॉन्सेप्ट विद रीजनिंग करेंगे। हम डीप में अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे, जिससे कि सिर्फ एमसीक्यू क्लियर नहीं हो, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, लॉजिक भी क्लियर हो। और ये जो है सेट ए के अंदर तो काम आएगा ही आएगा, साथ में आपका जो पेपर नंबर 6 है आईबीएस वाला, उसके अंदर भी आपको लो का जो पोर्शन रहेगा वहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है चीजें, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। और यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो हैं 1 बाय 1 करके हम लोग करने वाले हैं। सर ये क्या है, पीडीएफ कहां से लेके आए हो? ये अपना जो नए वाला स्टडी मैट है ना, नए वाला स्टडी मैट जो मई 26 के लिए और नवंबर 26 वगैरह के लिए एप्लीकेबल है, वो नए वाला स्टडी मैट है। उसके पीछे एमसीक्यू दे रखे हैं, ठीक है ना। टेस्ट योर नॉलेज के अंदर एमसीक्यू दे रखे हैं, वही एमसीक्यू हम करने वाले हैं। सारे स्टडी मैट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू मैं करा रहा हूं। तो सबसे पहला एमसीक्यू आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर, जिसका नाम है मिसलेनियस प्रोविजन। और पहले एमसीक्यू की बात करते हैं। पहला एमसीक्यू किसकी बात कर रहा है? एक निधि कंपनी है इसके अंदर, ठीक है ना। मिसलेनियस प्रोविजन के अंदर निधि कंपनी हम पढ़ते हैं, और निधि कंपनी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, उसी के ऊपर ये एमसीक्यू पूछा गया है। पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या है। तो यहां आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये एमसीक्यू किसके ऊपर है? ये है निधि कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो निधि कंपनी क्या होता है, क्या उसकी बेसिक कंडीशन होती है, ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये सब चीजें नहीं। बेसिकली ये किसके ऊपर है वो हम देख लेते हैं। तो यहां पर निधि कंपनी जो है वो शेयर कैपिटल इशू करने के रिगार्डिंग है। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। मान लो कोई निधि कंपनी है, वो इशू ऑफ शेयर कैपिटल इशू करना चाहती है, यानी शेयर इशू करना चाहती है, ठीक है। तो सवाल ये उठता है उसके रिगार्डिंग, यहाँ पे कुछ पॉइंट है इसके अंदर, और उनमें से एक छोटा सा पॉइंट उठा के यहाँ पे आपसे एमसीक्यू में पूछा है। वो पॉइंट कौन कौन से हैं, एक बार उन पॉइंट की बात कर लेते हैं। निधि कंपनी इशू कर सकती है, ठीक है ना, कैन इशू। निधि कंपनी इशू कर सकती है, क्या इशू कर सकती है? फुल्ली पेड इक्विटी शेयर, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स। बोलो इतनी बात समझ में आई? बोलो क्लियर है? अब यहां पे साथ में एक छोटी सी बात और लिख रखी है, जिसकी नॉमिनल वैल्यू एटलीस्ट 10 रुपीज होनी चाहिए, एटलीस्ट रुपीज 10 ईच होनी चाहिए। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो ये तो है कि निधि कंपनी अगर शेयर इशू करती है तो कौन से शेयर इशू कर सकती है? तो निधि कंपनी कैन इशू फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर, जिसका नॉमिनल वैल्यू कम से कम कितना होना चाहिए? 10 रुपए होने चाहिए। ये तो है कि वो कौन से शेयर इशू कर सकती है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है जी। अब निधि कंपनी इशू नहीं कर सकती, उसके बारे में बात कर लेते हैं। निधि कंपनी कैन नॉट इशू, निधि कंपनी इशू नहीं कर सकती। क्या इशू नहीं कर सकती? निधि कंपनी कैन नॉट इशू, प्रेफरेंस शेयर नहीं कर सकती। बोलो क्या इशू नहीं कर सकती? प्रेफरेंस शेयर। क्या इशू नहीं कर सकती? प्रेफरेंस शेयर। तो इसी के ऊपर एमसीक्यू आपके ऊपर एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे ये वाला एमसीक्यू इसके ऊपर पूछा है कि निधि कंपनी क्या इशू नहीं कर सकती? प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब ये एमसीक्यू आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहां पे कहानी लिख रखी है कि निधि कंपनी, उसकी एथोराइज्ड कैपिटल इतनी है, इशूड एंड फुली पेड अप कैपिटल इतनी है, निधि कंपनी का नाम बता रखा है, कब इनकॉर्पोरेट हुई है वो बता रखा है। अब नीचे यहां पे लिख रखा है वांट टू इशू सर्टेन नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। निधि कंपनी क्या चाहती है? प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहती है। भैया नहीं कर सकती। तो यहां पे नीचे पूछ रखा है कि बताओ क्या क्वांटम ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, कौन सा इनमें से करेक्ट आंसर है? तो भैया बी आप पढ़ोगे तो वहां पे क्लियरली लिख रखी है कंपनी का नाम, जो कि निधि कंपनी है। ये वाली कंपनी है ना, क्वेश्चन के अंदर दे रखी, तो इस कंपनी का नाम दे रखा है, यानी जो निधि कंपनी है वो इशू नहीं कर सकती, कैन नॉट इशू प्रेफरेंस शेयर। बस आंसर हो गया, बात खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर, समझ में आ गया। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, छोटा सा पॉइंट और है, जो कि एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। आइए इसको समझते हैं, और बहुत ध्यान से आपको देखना है, ठीक है ना। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 करने मिले। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी
फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनी, ठीक है ना। तो क्या होता है यहाँ पे ये बता रखा है कि बेसिकली जो रजिस्ट्रार होता है ना, ठीक है ना, वो किसी कंपनी का नाम रिमूव कर सकता है जो उसके पास रजिस्टर होता है कंपनी का, ठीक है ना। बोलो क्लियर है। तो अब ये सवाल उठता है कि भैया उसको रिस्टोर कैसे करते हैं या क्या बात है, छोटी मोटी बातें एक बार आइए इसको कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यहां आ जाते हैं, चलिए सर चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, रिमूवल ऑफ नेम, यहां लिख लेते हैं, रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम, कंपनी का नाम हटा दिया है, कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया, काट दिया नाम, कहां से, रजिस्टर ऑफ कंपनी से, रजिस्टर ऑफ कंपनी, जो रजिस्ट्रार के पास होता है ना रजिस्टर ऑफ कंपनी, उस रजिस्टर में कंपनियों के नाम लिखे रहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो वहां से उसका नाम काट दिया, जैसे स्कूल में कई बच्चों का नाम काट देते हैं ना, वैसे ही उसका नाम काट दिया कंपनी ने। अब सवाल ये है कि क्या वापिस नाम लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कोई किसी बच्चे ने स्कूल में फीस नहीं दी, नाम कट गया किसी और वजह से, अब वापिस नाम लिखवाना है, तो वैसे ही क्या कंपनी का नाम वापिस लिखा जा सकता है, ठीक है ना। क्या उसका वापिस नाम रिस्टोर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अब मान लेते हैं रजिस्ट्रार ने ऑर्डर दिया, ठीक है ना, क्या दिया, अब रजिस्ट्रार ने, कहानी कुछ ऐसी है, अब बिल्कुल आराम से समझना, आराम से समझ आ जाएगा। अब मान लो रजिस्ट्रार ने ऑर्डर दे दिया, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार, बोलो क्लियर है। रजिस्ट्रार ने ऑर्डर दे दिया किसका, फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी, फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम रिमूव करने का ऑर्डर दे दिया रजिस्ट्रार ने कि भैया इसका नाम हटा दो, इसका नाम काट दो। बोलो क्लियर है कि नहीं है। यानी कि नाम हटाने का मतलब है स्ट्राइक ऑफ, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्ट्राइक ऑफ, नाम काट दे भैया इसके। साथ में, ठीक है ना, उसने क्या कर दिया, ऑफिशियल गजटी के अंदर पब्लिश कर दिया नोटिस, नोटिस भी पब्लिश कर दिया ऑफिशियल गजटी के अंदर। चलो भैया इतनी बात हमें समझ में आ गई, हो गया काम। आगे क्या हुआ, अब यहां पे आगे का ये है कि हो सकता है ना कि कोई बंदा कहे कि यार भैया मैं नहीं मान रहा इस ऑर्डर को। अगर कोई बंदा कल को आके कहता है कि भैया मैं नहीं मान रहा इस ऑर्डर को जो रजिस्ट्रार ने दिया है नाम काटने के लिए, कि भैया नाम हटा दिया हमारा कंपनी का, अब उसको बोलते हैं, कंपनी का कोई बंदा उसको कल को बोल सकता है ना कि भैया मैं नहीं मान रहा इस ऑर्डर को, ठीक है ना। ओके, तो उसको बोलते हैं एग्रीड पर्सन। क्या बोलते हैं उसको, एग्रीड पर्सन। क्या बोलते हैं उसको, एग्रीड पर्सन। अब एग्रीड पर्सन के अंदर दो बातें हो सकती हैं, एग्रीड पर्सन के अंदर दो बातें हो सकती हैं। दो बातें क्या हो सकती हैं सर, देखो, अगर जो एग्रीड पर्सन है जो ये कह रहा है कि मैं ऑर्डर नहीं मान रहा, या तो वो कंपनी है, ठीक है जी साहब, या कोई कंपनी के मेंबर हैं, चलो ठीक है ये भी बात समझ में आ गई, या कंपनी का कोई क्रेडिटर है, चलो ठीक है ये भी समझ में आ गई, या क्या है, वर्कमैन है कंपनी का, क्या है, वर्कमैन ऑफ कंपनी। बोलो क्लियर है। यानी जो एग्रीड पर्सन है, अगर एग्रीड पर्सन ये लोग हैं, इनमें से कोई है, तो भैया वो लोग क्या कर सकते हैं, उनको 20 साल का टाइम मिलेगा। यहां पे कितने ईयर का टाइम मिलेगा, 20 ईयर्स। यहां पे 20 ईयर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। 20 ईयर्स के अंदर विद इन 20 ईयर्स, ठीक है ना, ये लोग क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं एनसीएलटी को उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, और बाद में एनसीएलटी ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है ना, कि भैया कंपनी का नाम क्या कर दो, रिस्टोर कर दो। बोलो क्लियर है कि नहीं है, इस तरीके से कहानी। पर हो सकता है ना एग्रीड पर्सन में, इन चारों में से कोई भी एग्रीड पर्सन ना हो, तो इसका मतलब है अदरवाइज का मतलब हुआ इसके अलावा, अगर चार के अलावा कोई बंदा कल को उठ के कहता है भैया मैं नहीं मान रहा, तो उसके लिए टाइम लिमिट अलग है, 20 साल नहीं है, उसके लिए टाइम लिमिट 3 साल है। कितने टाइम लिमिट है, 3 साल के अंदर वो क्या कर सकता है, एनसीएलटी को अपील कर सकता है, ठीक है, एनसीएलटी को अपील कर सकता है रजिस्ट्रार के ऑर्डर के अगेंस्ट, और एनसीएलटी फिर ऑर्डर दे सकता है, ठीक है ना, क्या करने के लिए, वही रिस्टोर करने के लिए। कहानी समझ में आई या नहीं, ठीक है ना। तो आ जाते हैं अब यहां पे, अब आपको आराम से एमसीक्यू नंबर 2 हो जाएगा। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग में फाइल एन अपील फॉर रिस्टोरेशन ऑफ नेम। अगर कोई कंपनी है, ठीक है ना, उसका नाम रिस्टोर की बात चल रही है, भैया वापिस नाम लिख लो रजिस्टर के अंदर, तो कौन फाइल कर सकता है ऐसा, तो हमने बात की थी एग्रीड पर्सन फाइल कर सकता है।
एग्रीड पर्सन फाइल कर सकता है, ठीक है ना, एनसीएलटी को कि भैया वापिस नाम लिखो। पर वो एग्रीड पर्सन भी तो देखना पड़ेगा ना कि इन चारों में से कोई और है या कोई और है, ठीक है ना। तो यहां पे लिख रखा है एग्रीड पर्सन हो सकता है, कोई भी एग्रीड पर्सन, लेकिन ये नहीं बता रहा कौन, ठीक है ना। बाई एन ऑर्डर ऑफ रजिस्टर विद इन 3 ईयर। तो भैया देखो यहाँ पे 2 साल लिखा है, यहाँ पे 2 साल लिखा है, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पे 3 साल लिखा है, तो ये टाइम लिमिट तो है नहीं। टाइम लिमिट तो हमने 2 ही पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी टाइम लिमिट? एक तो 20 साल की, एक 3 साल की। तो 20 साल की तब होती है जब 4 लोग होते हैं, जो मैंने बताए थे, तो वो तो है नहीं कंडीशन। अब बचे, ठीक है ना, अदरवाइज वाले में 3 साल। तो ये अदरवाइज वाला केस है कि पर्सन अदरवाइज देन वाला केस है, जिसमें क्या है, ठीक है ना, विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द ऑर्डर, ठीक है ना, ओके। क्या कर सकते हैं, जो रजिस्ट्रार का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट एनसीएलटी को फाइल कर सकते हैं। तो डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलें क्या आगे नहीं चले? बिल्कुल चलते हैं, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हो आप इस चैप्टर के अंदर, जिसको बोलते हैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर। बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। चलें, चलिए सर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में ये बात है, ठीक है, कि विद इन हाउ मेनी डेज अथॉरिटी विल ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द एप्लीकेंट टू कैरी ऑन एक्टिविटी ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अब मान लेते हैं हम, आप एक टॉपिक पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। रजिस्टर्ड वैल्यूअर में क्या है, एक पॉइंट बता रखा है जिसमें यह बता रखा है कि कौन कौन लोग जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं, ठीक है ना, अपॉइंटेड एज रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो उसी में यह बता रखा है कि अगर अथॉरिटी का मतलब यहां पे IBBI, अगर इस अथॉरिटी का क्या है, ओपिनियन है, अगर इस अथॉरिटी का ये ओपिनियन है कि जो एप्लीकेंट है, ठीक है ना, कि जो एप्लीकेंट है एप्लीकेंट इज इलिजिबल फॉर, अगर उसको लगता है कि एप्लीकेंट क्या है, इलिजिबल है, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन लेने के, मतलब रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कंडीशन चाहिए वो फुलफिल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेगा, ठीक है ना, तो यही इसने पूछ रखा है कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे उस केस में उसको। तो यहां पे ये बोल रखा है कि उसको जो रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, सर्टिफिकेट रहेगा फॉर्म नंबर C के अंदर दिया जाएगा। एक तो ये बात ध्यान रखना, फॉर्म नंबर C के अंदर, और टाइम लिमिट है 60 दिन की, विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज ऑफ एप्लीकेशन, विद इन 60 डेज ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लगाई उसके 60 दिन के अंदर अंदर उसको क्या है, ठीक है ना, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा, ठीक है ना, अथॉरिटी के द्वारा, कि अगर वो एलिजिबल है बंदा रजिस्ट्रेशन के लिए एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर। लेकिन इसमें एक लाइन और ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग टाइम फॉर प्रेजेंटिंग द डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन, अपीयरिंग इन पर्सन, इस टाइम को एक्सक्लूड करके ये टाइम है, ये बात ध्यान रखना। चलें यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। तो विद इन 30 डेज तो हो नहीं सकता, 45 भी नहीं हो सकता, 60 डेज हमने पढ़ लिया, ठीक है ना, यहाँ 90 डेज लिख रखा है। वैसे भी कुछ ना समझ में आए तो 60 डेज, इससे यही आंसर हो जाएगा। बोलो C आंसर होगा। तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, और वो लाइन जो मैंने बोली थी ना वो भी लिख रखी है यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग, ये वाली टाइम लिमिट नहीं लेंगे इसके अंदर। टाइम गिवन, ठीक है ना, बाई अथॉरिटी फॉर प्रेजेंटिंग द एडिशनल डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन या इन पर्सन अपीयर होने की, वो टाइम लिमिट इसके अंदर एक्सक्लूड कर देंगे। बोलो क्लियर है? उसके अलावा 30 डेज की बात यहाँ पे चल रही है। आगे चलेंगे नहीं चले? चलते हैं सब। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू में दे रखे हैं भैया स्टडी मैट के अंदर, जितने भी एमसीक्यू दे रखे हैं, ठीक है ना, बहुत ही शानदार दे रखे हैं, ठीक है ना, फालतू की चीजें नहीं दे रखी हैं, इससे आपको काफी चीजें पता लग जाती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ये जो एग्रीड पर्सन वाला कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें ये 4 लोग हैं, जिसमें मैंने बताया था 20 साल की लिमिट होती है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। आइए इसको समझते हैं। ए वर्कमैन, तो मैंने बताया था ना 4 लोगों में देखो वर्कमैन लिख रखा हुआ, ये रहा वर्कमैन, ठीक है ना, ओके। ए वर्कमैन एग्रीड पर्सन होगा ना, ठीक है ना, बाय द कंपनी हैविंग इट्स नेम स्ट्राइक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, अपील टू द ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी को अपील करना चाहता है वो, ठीक है ना, फॉर आफ्टर द 15 ईयर्स। भैया 15 साल के बाद कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन विद इन 20 ईयर्स कर सकता है वो, ठीक है ना, 15 साल के बाद कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है ना। पब्लिकेशन ऑफ स्ट्राइक नेम, ठीक है ना, इतने वगैरह, वैलिडिटी ऑफ द फाइलिंग द एप्लीकेशन बताना है। तो यहाँ पे जब आप C आंसर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्कमैन एलिजिबल होता है, एप्लीकेशन लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। 4 लोग बताए थे मैंने, कंपनी लगा सकती है, मेंबर लगा सकते हैं, क्रेडिटर लगा सकते हैं, वर्कमैन भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना। तो वर्कमैन इज एलिजिबल टू फाइल द एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी बट बिफोर, आफ्टर 15 ईयर लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है, लेकिन विद इन 20 ईयर फ्रॉम द नोटिस, ठीक है ना, फ्रॉम पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजेट। बोलो क्लियर है कि नहीं। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वापिस निधि कंपनी के ऊपर पूछ रखा है। बहुत ही बच्चों का क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं आपको मिलने वाला है। चले कि नहीं चले, बिल्कुल चलते हैं सब। अब निधि कंपनी के अंदर छोटा सा पॉइंट है जो आपको पहले पता होना चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आएगा। मैं यहीं पे वो पॉइंट बता देता हूं। क्या पॉइंट है सर? निधि कंपनी, पहले लिख लेते हैं, निधि कंपनी। निधि कंपनी में काफी सारी बातें बता रखी है, उसी में से एक पॉइंट है यहां पे डायरेक्टर का, ठीक है ना। किसका पॉइंट है? डायरेक्टर का। डायरेक्टर का पॉइंट पे पूछ रखा नहीं क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। एक्वायरिंग द अनदर कंपनी, ठीक है, नहीं ये इस पे नहीं पूछ रखा, ये पूछ रखा है इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पता लग जाएगा किसके ऊपर पूछ रखा है। हालांकि डायरेक्टर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने वैसे लिख दिया है तो चलो मैं इसको मार्क कर देता हूं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। यहां पे ना ये पूछ रखा है, पंकज निधि लिमिटेड एक कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 406 कंपनीज एक्ट इतने, पंकज निधि लिमिटेड वांट्स टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर एक्वायरिंग, ठीक है ना, अनदर कंपनी। एक कंपनी है निधि कंपनी, वो दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है। तो आप जब पढ़ोगे ना, इस निधि कंपनी के अंदर बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, उसी में से आपको कुछ पॉइंट दे रखे होंगे, 5-6 पॉइंट, जिसमें लिख रखा होगा कि निधि कंपनी को ये वाले बिजनेस अलाउड नहीं है। तो उसी में से एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं परचेज। ये देखो ये लिख रखा है, परचेज ऑफ सिक्योरिटी, कंट्रोलिंग कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंटरिंग इनटू अरेंजमेंट फॉर चेंज इन मैनेजमेंट ऑफ एनी अदर कंपनी, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, ये अलाउड नहीं है किसको? निधि कंपनी को। तो वही वाली बात यहां पे लिख रखी है, ठीक है ना। निधि कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करनी चाहती है, कैसे एक्वायर करना चाहती है? बाय परचेज ऑफ सिक्योरिटी, उसकी सिक्योरिटी परचेज करके। नाउ द मैनेजमेंट ऑफ द पंकज निधि कंपनी इज, ठीक है ना, डायलेमा, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एंटरिंग इनटू सच एग्रीमेंट, पंकज निधि कंपनी अप्रोच यू टू प्रोवाइड द बेस्ट, ठीक है ना, कोर्स ऑफ एक्शन वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे बी आंसर जब आप पढ़ोगे तो अगर जो लाइन मैंने बताई अगर वो ध्यान है तो आपको तुरंत ये चीज समझ में आ जाएगी। तो आप एक बार पढ़ के देखना, लगभग 6 बिजनेस ऐसे होते हैं, देर आर लगभग 6 बिजनेस ऐसे होते हैं जो निधि कंपनी को अलाउड नहीं होते हैं। उसी में से एक ये होता है कि निधि कंपनी परचेज नहीं कर सकती सिक्योरिटी, ठीक है ना, या कंट्रोल नहीं रख सकती कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दूसरी कंपनी के ऊपर, या ऐसे एंगेजमेंट में एंटर नहीं कर सकती, ठीक है ना, जिससे कि चेंज हो जाता है मैनेजमेंट ऑफ एनी अदर कंपनी। बोलो क्लियर है। तो यहां पे पढ़ो देखो, ठीक है ना, एज पर निधि रूल 2014 निधि कंपनी कैन नॉट, नहीं कर सकती, एक्वायर नहीं कर सकती, परचेज नहीं कर सकती सिक्योरिटी ऑफ किसी दूसरी कंपनी का, या कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर सकती किसी दूसरी कंपनी का। बोलो क्लियर है। एंटर नहीं कर सकती किसी ऐसे एंगेजमेंट में जिससे कि चेंज ऑफ मैनेजमेंट हो जाता है किसी दूसरी कंपनी का। तो ये पूरी लाइन आपको वहां पे लिख रखी है उन 6 बिजनेस में, उसी में से एक चिपका दिया यहाँ पे और ये पूछ लिया है कि भैया कौन कौन। तो ये बेसिकली आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। अगर देखो, अगर आप जा रहे हो, ठीक है ना, क्या अगर आप जा रहे हो आईबीएस पेपर के लिए, पेपर नंबर 6 के लिए, तो आपको खाली रीड करना है, 1-2 बार थोड़ा समझना है कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस है, तो आपकी क्वेश्चन आए तो आप वहां से उठा के देख सको कि भैया कौन कौन से बिजनेस है, तो आपका आंसर मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देख लेना कौन कौन से बिजनेस है, ठीक है ना, ऐसे जो निधि कंपनी को अलाउड नहीं है। बोलो क्लियर है। लेकिन अगर आप जा रहे हो, ठीक है ना, सेट ए के लिए, तो भैया आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे के सारे एमसीक्यू मेरे ख्याल से हो जाते हैं और कुछ भी आपका यहाँ पे नहीं बचता है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के अंदर दोस्तों जितने भी एमसीक्यू थे, ठीक है ना, तो टोटल 5 एमसीक्यू दे रखे थे, वो हमने इसके अंदर कर लिए हैं। मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज एमसीक्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा मैराथन दे दूंगा, पूरा का पूरा मैराथन बना के दे दूंगा, ठीक है ना, डोंट वेरी। और वो मैराथन लगभग 5 से 6 घंटे का रहेगा। उस 5-6 घंटे में क्या होगा, स्टडी, पूरी स्टडी मेट के अंदर आईसीएआई का जो नया स्टडी मेट है, आईसीआई का जो नए वाला स्टडी मेट है, जो मई 26 के लिए एप्लीकेबल है या नवंबर 26 तक एप्लीकेबल है, जो नए वाला स्टडी मेट है जो अभी आया है, ठीक है ना, उसके अंदर जितने भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू दे रखे हैं उन सब का मैराथन दे दूंगा। सारे एमसीक्यू बहुत अच्छे एमसीक्यू हैं, आपको जरूर करने चाहिए।
ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको दूंगा चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, सेट ए के लिए भी और आईबीएस के लिए भी, ठीक है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। उतना भी पढ़ लिया तो 99.99% आपका एग्जाम के लिए काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, बोलो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।